सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम अपने इस पर्सन की सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स का अपना चैप्टर चल रहा था। पिछले वाली क्लास में हमने एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। आज हम इसमें करेंगे फिलिंग द ब्लैंक यानी खालिस्तान भरने हैं। और खालिस्तान भरने ये ऑब्जेक्टिव बन के भी आ सकते हैं और छोटे पर्सन बन के भी आ सकते हैं। तो इनको ढंग से याद करें इस चीज़ को, ठीक है। देखो अपना इसमें पहला पर्सन, फटाफट जल्दी देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं लिखा देता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन कौन सी अभिक्रिया होती है। पीछे मैंने बार बार बताया कौन सी है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन कौन सी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना दूसरा प्रश्न और सेकंड में क्या देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी अणु संख्यता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मोलिकुलरिटी यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की अणु संख्यता यानी मोलिकुलरिटी कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कहलाएगी, मोलिकुलरिटी यानी अणु संख्यता कहलाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अणु जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है वो अणु संख्यता कहलाती है। इसके बाद देखो दूसरा, उष्माशोष्य अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा का मान अभिक्रिया की एंथैल्पी से क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है, अभिक्रिया की एंथैल्पी से अधिक होता है। और उष्मा क्षेपी में क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, उत्प्रेरक अभिक्रिया में ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। उत्प्रेरक कौन सी ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के मान को क्या कर देंगे आप, कम, जिससे अभिक्रिया क्रिया कारक के अधिक से अधिक क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। फिर तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई ए लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। इसके मान को घटा देते हैं उत्प्रेरक, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या है, बढ़ जाता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान रखना है ये कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि का एक एग्जाम्पल याद रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है सल्फ्यूरिल क्लोराइड का विघटन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती। यानी अर्धायु काल का मान किस अभिक्रिया के लिए, अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और आपने लिखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ जो है उसका मान लिखा है 0.693 अपॉन के लिखा आपने। इसका मतलब यहाँ प्रारंभिक मात्रा एक यहाँ पर कहीं नहीं आई, आई नहीं। इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है ना, कौन सी, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ आपको प्रथम कोटि करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठन को क्या कहते हैं। यानी अभिक्रिया मिश्रण में क्रिया कारक के अणु प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले क्रिया कारक के अणुओं की संख्या को बोलते हैं, उसको टक्कर आवृत्ति क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टक्कर आवृत्ति। टकराने वाले अणु इसको बोलते हैं टक्कर आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टक्कर आवृत्ति, जिसको हम जेड से लिखते हैं, किससे, टक्कर आवृत्ति कहा जाता है। ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला, अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया। एक तो याद रखना है विलियम लुइस, किसके द्वारा, विलियम लुइस। और दूसरा क्या है, मैक्स ट्राउड्स, मैक्स ट्राउड्स, मैक्स ट्राउड्स के द्वारा दिया गया। टक्कर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, विलियम लुइस और मैक्स ट्राउड्स के द्वारा टक्कर सिद्धांत दिया गया है, ध्यान रखना ये। और अगर ये आ जाए, संक्रमण अवस्था सिद्धांत किसने दिया, अभिक्रिया वेग का सिद्धांत एक और है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत, तब नाम आता है आयरिंग का। किसका आता है, आयरिंग के द्वारा दिया गया वो। तो यहाँ पर मैक्स ट्राउड्स और लुइस के द्वारा दिया गया। इसके बाद देखो, पदार्थ जो अभिक्रिया वेग को कम करता है कहलाता है। तो यानी ऐसा पदार्थ जिसको अभिक्रिया में डालने पर अभिक्रिया वेग को घटा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को कम करने वाला पदार्थ निरोधक, क्या बोलते हैं उसको, निरोधक कहते हैं। यानी अभिक्रिया के वेग को घटाने वाला पदार्थ कहलाएगा वो निरोधक कहलाएगा। तो यहां हमें लिखना है निरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है, निरोधक कहलाता है। अगला देखो,
प्राय एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की कोटि, एंजाइम के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं जो होती है ना, उनके लिए प्राय कोटि का मान क्या होता है, लगभग शून्य ही होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान लगभग सामान्यतः क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना, एंजाइम के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं। इसके बाद देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक में लगभग दुगुनी वृद्धि होती है। वेग स्थिरांक का मान लगभग दुगुना हो जाता है। कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग, या वेग स्थिरांक का मान लगभग क्या है, दुगुना से तिगुना, यानी 2 से 3 गुना तक हो जाता है, जिसको बोलते हैं ताप गुणांक। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक, जिसका लिखते हैं फॉर्मूला, ये लिखना, याद रखना, ये ताप गुणांक का सूत्र है ये। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बटे टाइम टी पर वेग स्थिरांक, इसका उत्तर जो आएगा लगभग क्या आता है, वो लगभग 2 से 3 गुना। इस फॉर्मूले को बोलते हैं ताप गुणांक का सूत्र है ये। किसका है, ताप गुणांक का सूत्र। अभी ऊपर वाला ये मान क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान, और ये टाइम, ये टेम्परेचर टी पर वेग स्थिरांक का मान। तो ये ताप गुणांक है, 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। फिर देखो, कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान R0 पर निर्भर होता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो कौन सी अभिक्रियाओं में अर्धायु काल का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, किसमें, शून्य कोटि अभिक्रिया में। ध्यान रखना, शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान, याद रखना, ये शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु काल का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, प्रथम कोटि में शून्य में निर्भर करता है। ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन। इक्सु मतलब यानी C12H22O11। तो इक्सु शर्करा है, उसका प्रतिलोमन यानी वापस उसको क्या करें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज करें। उसके दौरान उसका प्रतिलोमन कोटि अभिक्रिया, कौन सी कोटि होती है, वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। याद रखना, ये कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर देखो अगला प्रश्न, कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। कौन सा, शून्य कोटि अभिक्रिया में। शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की अर्धायु काल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। स्टेटमेंट है, याद रखना ये। फिर देखो अगला, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में कितना समय लगता है, उस क्या बोलते हैं। तो यानी किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक की आधी मात्रा टूटने में लगा समय कहलाएगा उसका अर्ध आयु काल। क्या बोलते हैं उसको, अर्ध आयु काल, टी हाफ, हाफ लाइफ बोलते हैं, अर्ध आयु काल। क्या नाम है, अर्ध आयु काल, यानी टी हाफ बोलते हैं, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं, टी हाफ बोलते हैं, इसको ध्यान रखना ही। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन। पीछे लिखा था हमने, अमोनिया का प्लेटिनम की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है, कौन सी अभिक्रिया है ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है ये, क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम यानी व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांक का योग उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, वेग व्यंजक लिखते हो ना आप ऐसे, वेग व्यंजक, वेग बराबर क्या लिखते हो, के, और यहाँ क्रिया कारक लिखते हो आप, क्रिया कारक ए बी सी जो भी है, और उसके ऊपर लिखते हो आप घात, यहाँ घात n लिख दिया। अब घात n इन जैसे कहते हैं क्रिया कारक ए है, बी है, सी, सब की घात एक एक एक, तो आप जोड़ते हो 1 + 1 + 1, तो क्रिया कारक की घात का योग क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि का क्या ये कि ये कोटि की परिभाषा भी है, ये क्या है, कोटि की परिभाषा है ये, कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, कि आर्नीय समीकरण अभिक्रिया के वेग पर, यानी आर्नीय समीकरण जो है ना, इसको आप यूं लिखते हो, k = a और e⁻ -EA/a
RT, ये आर्नीय समीकरण है। और ये आर्नीय समीकरण क्या दर्शाती है कि अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक है उस पर किसका प्रभाव दर्शा रही है, किसका, T मतलब ताप है, ताप के प्रभाव को दर्शाता है ये आर्नीय समीकरण। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ेगा वो समझाने के लिए आर्नीय समीकरण काम में ली जाती है। अगला देखो, अगले में क्या है, ये लिखी आर्नीय समीकरण, ए के बराबर ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी में ई ए क्या है, ये क्या ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा है। क्या है, सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपित करना, यानी अभिक्रिया वेग जो है ना वो लिखते हो आप ऐसे ऐसे इस तरह से, यूं अभिकारक, इसकी घात जो भी लिखो इस तरह से लिखना। ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं वेग व्यंजक, यानी वेग को दर्शाने वाला व्यंजक है ये, अभिक्रिया वेग को दर्शाने वाला व्यंजक, जिसको वेग व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेग व्यंजक कहलाता है, या अभिक्रिया वेग को दर्शाने वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया वेग व इसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी, जिस जो चैप्टर का नाम आपका केमिकल काइनेटिक्स, क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी, याद रखना ये। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, अभिक्रिया वेग का अध्ययन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन और अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन, इन तीन बातों का अध्ययन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जिसको रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो, आयनिक अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र गति से होती है, याद रखना, गति के आधार पर अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, मध्यम गति की अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में अम्ल क्षार की अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र गति से होती है, इसलिए अम्ल क्षार वाली अभिक्रियाएं क्या होती है, तीव्र गति से। और आयनिक अभिक्रिया यानी आयन्स का केवल आदान प्रदान होता है, और आयन के आदान प्रदान में टाइम नहीं लगता, इसलिए बहुत तेज गति से होते हैं, इसलिए आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती है। लेकिन लोहे पे जंग लगना क्या है, एक मंद अभिक्रिया है। क्या है, मंद अभिक्रिया, बहुत उसको टाइम लगता है, 1 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, साल लग जाए, तो वो क्या, लोहे पे जंग लगाना एक मंद अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। मध्यम गति, बाकी आप रिएक्शन लिखते हो ना, सभी रिएक्शन लिखते हो, वो कौन सी मध्यम गति वाली अभिक्रिया है, तो मध्यम गति वाली का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आयनिक अभिक्रियाएं क्या बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। इसके बाद देखो अगला, समय के किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग कहलाता है। देखो अभिक्रिया वेग के आपने अलग अलग 2 टाइप पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और एक पढ़ा आपने यानी औसत अभिक्रिया वेग। तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर गाड़ी चल रही है स्पीड से और अचानक बहुत ज्यादा स्पीड, आपने तुरंत स्पीडोमीटर में चेक किया, गाड़ी का वेग आ रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 पे चल रही है, इसका मतलब उस समय गाड़ी का जो वेग है वो तात्क्षणिक वेग है। और जब आप वहां से चल के लास्ट आप स्थान पर पहुंचे, पहुंचने के बाद कितने टाइम में पहुंचे, आप कितनी दूरी तय की, दूरी बट्टे समय करोगे तो उत्तर आएगा, वो आएगा औसत वेग। हर जगह गाड़ी का वेग वो नहीं था, कभी कम था कभी ज्यादा, लेकिन औसत निकाल लिया, वो औसत वेग है। लेकिन किसी क्षण पर आपने देखा वो तात्क्षणिक वेग। ऐसी अभिक्रिया के लिए किसी क्षण पर क्रिया कार्य या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, वो तात्क्षणिक वेग है। और पूरी अभिक्रिया होने के बाद वेग निकालें, वो औसत वेग है। तो किसी क्षण पर अभिक्रिया वेग क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग क्या कहलाएगा, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अगला देखो, किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के, अब देखो गैसीय अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की सांद्रता आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। ध्यान रखना, आंशिक दाब का मान ज्यादा तो सांद्रता का मान भी क्या आता है, ज्यादा, समानुपाती होती है। क्या होगी, अभिक्रिया की सांद्रता उसके आंशिक दाब के क्या होती है, हमेशा समानुपाती रहती है। उसके बाद देखो अगला, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग। अब देखो वेग व्यंजक लिखा आपने ऐसे, वेग बराबर यूं के और यहां लिखा ए क्रिया कारक बी क्रिया कारक ऐसे और इसकी घात ऐसे। अब वेग व्यंजक में घातांकों का योग क्या बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। कोटि निकाली आपने तो कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वेग व्यंजकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी।
इसके बाद देखो प्राय एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं कोटि क्या होती है, प्रथम कोटि, अभी आया था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, एंजाइमों के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं सामान्यतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर देखो अगला, सभी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन, कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की बल गति द्वारा होती है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का 2-3 बार लिख दिया ये, या आप याद ही कर लो, रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर देखो अगला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर वेग नियतांक का मान लगभग क्या है, 2 से 3 गुना हो जाता है। कितना, 2 से 3 गुना, या लिख दो दुगुना हो जाता है, दुगुना लिख दो, सही दुगुना हो जाता है, या 2 से 3 गुना हो जाता है। सही उत्तर 2 से 3 गुना है, लेकिन दुगुना लिख दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या है, 2 से 3 गुना तक के हो जाता है, ध्यान रखना 2 से 3 गुना तक हो जाता है। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, किसी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड होने वाली टक्करों को क्या बोलते हैं, वही प्रति लीटर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, टक्कर आवर्ती, क्या बोलते हैं, टक्कर आवर्ती कहते हैं। क्या बोलेंगे, टक्कर आवर्ती कहते हैं, टक्कर आवर्ती क्या बोलेंगे, इसको टक्कर आवर्ती कहते हैं, टक्कर आवर्ती बोलते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, यानी अभिक्रिया वेग में या अभिक्रिया मिश्रण में डाले हुए वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो उस क्रिया कारक को उत्पाद में चेंज कर देगा लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं होता, लिखा ना, वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए खुद में कोई चेंज नहीं होता लेकिन अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। पढ़ते हो बायोलॉजी में, क्या कहलाते हैं, बायोलॉजी में बोलते हैं एंजाइम, और केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देंगे लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते, उत्प्रेरक कहलाएंगे, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। अब देखो आपकी किताब में और कुछ दे रखा होगा लेकिन सही उत्तर जो है इसका, अगर ये आ जाए ना अम्लीय, अगर यहां आता ना अम्लीय, अगर आता ना अम्लीय, अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, तब तो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और अगर यह आ जाए क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, तब क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ध्यान रखनी कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन किताब में क्या दे रखा है आपके, प्रथम कोटि की दे रखी है, इसलिए, लेकिन आपको याद क्या करना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ये, क्षारीय जल अपघटन, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला, अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि करने से टक्कर की आवृत्ति में, अब देखो अभिक्रिया की क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ेगी यानी क्रिया कारक ज्यादा बढ़ेंगे, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, टक्कर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर अणु कम होंगे कम टकराएंगे, यानी अगर 5 अणु हैं उन 5 के बीच टक्कर हो रही है, एक 10 के बीच हो रही है, टक्कर किस में अधिक होगी, 10 के बीच। इसका मतलब क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ने पर टक्कर की आवृत्ति भी क्या होती है, बढ़ती है, टक्कर में आवृत्ति में वृद्धि होती है, क्या होती है, टक्कर आवृत्ति में वृद्धि होती है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रसाम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए लगने वाले समय को, अब देखो उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में डाल दोगे ना तो साम्य अवस्था जो होगी उस साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन साम्य अवस्था को स्थापित होने वाला समय जो है उस टाइम को कम कर देता है, जल्दी स्थापित हो जाएगी, इसलिए लगने वाले समय को कम कर देता है। क्या है, साम्य अवस्था स्थापित होने में लगने वाले समय को कम कर देता है। इसका मतलब साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देगा, कम कर देगा, जल्दी स्थापित हो जाएगी, फटाफट हो जाएगा सारा काम। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, उष्माशोष्य अभिक्रियाओं के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान एंथैल्पी डेल्ट एच से क्या होता है, अधिक होता है। पीछे भी आ गया था, याद रखना ये, उष्माशोष्य अभिक्रियाओं के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान एंथैल्पी की तुलना में ज्यादा होता है और उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, कम होता है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, यदि किसी अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा बहुत अधिक हो तो सामान्यतः अभिक्रिया, देखो ये ऊर्जा का मान कम है तो क्रिया कारक से उत्पाद क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, फटाफट यहां से यहां जाएंगे, उत्पाद अधिक बनेगा, अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर इस ऊर्जा का मान ज्यादा कर दे
तब इसको पार जल्दी से कर नहीं पाएंगे क्रिया कारक के अणु, तो उत्पाद क्या बनेगा, कम बनेगा। इसलिए अभिक्रिया धीमी गति से होनी शुरू हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। इसलिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी के मान को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग बहुत ही मंद, यानी बहुत धीमी गति से होती है। तब सामान्यतः अभिक्रिया बहुत मंद होती है या बहुत ही धीमी होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, आरएनए समीकरण में अभिक्रिया के वेग पर, अब आरएनए समीकरण अभिक्रिया के वेग पर क्या दर्शाता है, ताप के प्रभाव को दर्शाता है। पीछे प्रश्न आ गया, ये ताप के प्रभाव को दर्शा रहा है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या आरएनए समीकरण दे रखी है, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा है। क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, ई ए। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, वेग स्थिरांक की इकाई एन पर निर्भर करती है। अब देखो वेग स्थिरांक की इकाई जो ना, वेग स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करती है, अब वेग स्थिरांक है के, अब इसकी इकाई लिखते हो सांद्रता, इसकी पावर एन, और ये 1 माइनस एन इकाई, इकाई के लिए फॉर्मूला क्या है 1 माइनस एन, आगे टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स। अब वेग स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करेगी, क्या होगा, वो इस कोटि पे एन के मान पे, शून्य कोटि का लगाएगा, प्रथम का लगाएगा, द्वितीय का लगाएगा, इसका मतलब कोटि पर निर्भर करती है, किस पर तो इस फॉर्मूले में एन क्या है, यहाँ कोटि है, कोटि पर डिपेंड करेगा। अभिक्रिया वेग स्थिरांक के लिए इकाई निकालने का फॉर्मूला पीछे बताया था, वही फॉर्मूला है। और इसका मान वेग स्थिरांक की इकाई का मान कोटि, शून्य कोटि में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो सांद्रता इनवर्स सेकंड इनवर्स यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि में 1 माइनस 1 0 ये हट जाएगा, सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि में फिर -1 हो जाएगा, तो सांद्रता इनवर्स और सेकंड इनवर्स इस तरह से हो जाएगा। तो यानी एन यानी कोटि पर निर्भर करता है वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है। अगला देखो लास्ट प्रश्न है, प्रथम कोटि विक्रिया का अर्धायु काल का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है प्रथम कोटि विक्रिया में, और शून्य कोटि विक्रिया में क्या है, निर्भर करता है। तो आज अपने फिलिंग द ब्लैंक वाले में हमने ऐसे ये टोटल लगभग 40 क्वेश्चन किए, 39 क्वेश्चन किए। ये 39 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे वाले हमने एमसीक्यू किए है ना, पीछे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो सारे, और एक ये फिलिंग द ब्लैंक, ये इतने कर लो आप, इतने कर लोगे तो आपके छोटे वाले प्रश्न जो है केमिकल काइनेटिक्स में गलत नहीं होंगे, यानी रासायनिक बल गति वाले चैप्टर में छोटे प्रश्न जो आएंगे ना, फिलिंग द ब्लैंक है या ऑब्जेक्टिव है या छोटे प्रश्न जो आएंगे एक नंबर के, वो भी आपके गलत नहीं होंगे। अगर इतना मीटर आप कर लोगे ना, छोटे प्रश्न सारे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना करो, जब अपना एमसीक्यू वाला फिलिंग द ब्लैंक वाला पूरा हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर वाइज इसमें हम और क्वेश्चन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ पढ़ते रहो, और अन्य जो बच्चे उनको भी आप आगे ये वीडियो भेज दो, और जो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लें, ताकि आगे जितनी वीडियो डालूं मैं उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए इजीली, किसी के पास से वीडियो मंगाने की आवश्यकता न पड़े। आगे आगे वाला चैप्टर करेंगे इसके बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।